लेट्स टॉक अबाउट द सेक्सुअल हेल्थ। जैसे कि हम बात करें कि सेक्स का नाम सुनते ही थोड़ा डिस्गस्टिंग फील होता है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी फील होता है। तो ज़्यादातर हम बात करें कि व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ द सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। जैसे कि हम रिसर्च और आंकड़ा ऐसा बोलते हैं कि नियरली 60 to 70% ऑफ द बॉयज़ में सम मिथ्स रिगार्डिंग द सेक्सुअल डिसऑर्डर्स and nearly 30 to 40% of the female have a myths regarding the sexual disorder। मतलब जो सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं उसमें ज़्यादातर लोगों को इतने ज़्यादा मिथ्स और कन्फ्लिक्ट होते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर नॉलेज के अभाव की वजह से वो अच्छे से सेक्सुअल डिसऑर्डर को कोप अप नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर ऐसा मानना गया है कि मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स एंड द फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर एज ए डिफरेंट कैटेगरी। तो सबसे पहले हम बात करें कि व्हाट इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ द सेक्स एंड व्हाट इज़ द सेक्सुअल डिसऑर्डर। किसी भी प्रकार का सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होता है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है द एसेक्सुअल। एक्सेक्सुअल मतलब कि वही सेम पर्सन को सेक्स की इच्छा तो होती है लेकिन वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होता, वो सेक्सुअल इंटीमेट से ही होने में उसको दिक्कत आती है या तो फिर फिजिकली इंटीमेट होने में तकलीफ होती है। तो उसमें जो एसेक्सुअल मतलब को सेक्सुअल प्रति फीलिंग्स होती है वो लगभग तक 0 हो जाती है और फिर नहीवत हो जाती है। सेकंड आता है हाइपोसेक्सुअल डिसऑर्डर। हाइपोसेक्सुअल मतलब कि उसमें वो सेक्सुअली तो एक्टिव होता है लेकिन जो सेक्स की फ्रीक्वेंसी होती है फिजिकली इंटीमेट होने की या फिर रोमांटिक चीज़ें इन्वॉल्व होने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल वो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोसेक्सुअल पर्सन। एंड द हाइपर सेक्सुअल पर्सन। Hypersexual person means the uncontrollable urge to satisfy their sexual needs। मतलब कि जो इतना ज़्यादा वो पोर्नोग्राफी एडिक्शन या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी पे चला जाता है तो जिसकी वजह से उसकी हेल्थ पे असर होता है और उसकी पर्सनल लाइफ और रूटीन पे भी डिस्टर्ब होने लगता है। तो वी कैन कैटेगराइज एज ए सेक्सुअल पर्सन एज ए एसेक्सुअल, हाइपोसेक्सुअल एंड द हाइपरसेक्सुअल डिसऑर्डर। हम आज बात करेंगे कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर। ज़्यादातर ऐसा बोल रहे हैं कि मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर वी कैन कैटेगराइज इनटू द 4 एस्पेक्ट। फर्स्ट इज ए डिजायर डिसऑर्डर, इट मीन्स द लॉस ऑफ लिबिडो। सेकंड मोस्ट कॉमन इज द इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब लैक ऑफ प्रॉपर गेटिंग द प्रॉपर और द सस्टेन इरेक्शन और द हार्डनेस ऑफ द पेनिस। थर्ड है इजेक्यूलेशन प्रॉब्लम, मीन्स द प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन और द रिटार्डेड इजेक्यूलेशन, जिसको हम सिद्रपतन भी बोल सकते हैं। लास्ट है डिफिकल्टी इन गेटिंग प्रॉपर ऑर्गेजम और द क्लाइमेक्स, मतलब जो लास्ट फेज वाला जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसमें जो दिक्कत आती है। मोस्टली नियर द 60% ऑफ द मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर हैव द मोस्टली द साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है? जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब जैसे कि इरेक्टाइल डेफिनेशन ऑफ द इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब कि डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग द प्रॉपर हार्डनेस ऑफ द और द इरेक्शन ऑफ द पेनिस, डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ द पेनिस, मतलब कि जो लिंग की जो शिथिलता है उसमें तकलीफ होती है। इट इज़ कॉल्ड द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉजेज इज़ द हार्मोनल इंड्यूस, मतलब किसी भी तरह आपको डायबिटीज़ की तकलीफ हो, ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो, थायराइड की तकलीफ हो या फिर कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ हो और मेडिसिन की वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो पेनिस में उसमें दिक्कत आती है जिसकी वजह से आपको इरेक्टाइल फंक्शन होता है और लिंग की शिथिलता में तकलीफ होती है। सेकंड रीज़न होता है मतलब लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर। जैसे कि हम बात करें कि जंक फूड का ज़माना है, आपकी हेल्थी प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स अच्छे से नहीं है, फिर स्लीपिंग पैटर्न अच्छे से नहीं है, तो उसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन या फिर सेक्स हार्मोन होता है उसमें तकलीफ होती है और जो ब्लड सर्कुलेशन पार्ट है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से मेंटेन नहीं होता और आगे जाके इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। लास्ट एंड मोस्ट कॉमन कॉज इज स्ट्रेस, इट इज़ कॉल्ड द साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर आप किसी भी तरह के तनाव में हो या फिर चिंता में हो या फिर डिप्रेशन में हो, हताशा में हो, निराशा में हो या फिर यू आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक द एंग्जाइटी और द स्किज़ोफ्रेनिया, तो उसकी वजह से जो मूड स्विंग्स आता है उसकी असर हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स पे असर होती है और जिसकी वजह से इरेक्टाइल प्रॉब्लम होने लगते हैं। मोस्टली जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स होती है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती है, उसकी साइड इफेक्ट की वजह से इरेक्टाइल प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है।
एंड व्हाट आर द साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन। साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब जो प्लेजर और पेन प्रिंसिपल पे काम करता है कि जैसे भी हम सेक्सुअल एक्टिविटी करने जाए या फिर इंटीमेट होने जाए या फिर इमेजिनेशन करें या फिर फैंटेसी थिंकिंग करें, तो उसमें सबसे पहले फेज आता है डिज़ायर वाला फेज, फिर सेकंड आता है इरेक्टाइल वाला फेज। तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो किसी भी तरह डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, चैनलाइज होने लगता है बिकॉज ऑफ द सम नेगेटिव थॉट्स और बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस एंग्जाइटी और समथिंग एल्स, जिसकी वजह से आपको कोई मतलब वास्कुलर प्रॉब्लम और लोकल प्रॉब्लम नहीं है, यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेडिकल कॉज और यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द स्ट्रेस, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ द परफॉर्मेंस एंग्जाइटी यू मे लॉस द प्रॉपर इरेक्शन और प्रॉपर मेंटेनिंग इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस। तो उसको बोलते हैं साइकोजेनिकल इरेक्शन, मतलब प्लेजर आने से पहले ही एंग्जाइटी की वजह से आपका वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। सेकंड आता है इजेक्यूलेटरी प्रॉब्लम। Nearly most of the people have the premature ejaculation, जिसको हम बोलते हैं शीघ्रपतन या फिर स्वप्नादोष और द दार्ट सिंड्रोम। ज़्यादातर ऐसा बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअल होते हैं या फिर रिचुअल मतलब रिलीजियस एक्टिविटी होती है या फिर हमारा सोशल बैकग्राउंड ऐसा होता है, उसमें कुछ चीज़ों जो मास्टरबेशन की एक्टिविटी होती है और सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसको हम पाक नापाक या फिर कुछ रिलीजियस स्टैम्प लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने आप की जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती है, सेक्सुअल अर्ज होती है, उसको हम दबा के रखते हैं। तो अल्टीमेटली जितना हम दबा के रखते हैं तो वो बाउंस बैक होता है और हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो शीघ्रपतन हो जाता है, फिर स्वप्न दोष के रूप में वो हार्मोनल होते हैं वो बैलेंस करने का ट्राई करने लगते हैं। तो जो प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन होते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस एंग्जाइटी और इंक्रीज द ग्रेटिफिकेशन और यू आर डिफिकल्ट टू प्रॉपर अचीव द इजेक्यूलेटरी फेज, उसको प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन बोलते हैं। ज़्यादातर वो एक्साइटमेंट में और फिर परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में और ड्यूरिंग द फोरप्ले में वो डिस्चार्ज होने लगते हैं। और नॉर्मली आफ्टर द डिस्चार्ज नियरली 60 to 90 मिनट्स वुड बी देयर इन द मेल काउंटर पार्ट्स के उसमें फिर से वो डिज़ायर होने में इरेक्शन होने में तकलीफ होती है, उसको जो हम मेडिकल टर्मिनल में बफर पीरियड कहते हैं। एज कम्पेयर टू द फीमेल वो हर इजेक्यूलेशन के बाद हर नेक्स्ट सेकंड पे वो क्लाइमैक्स और ऑर्गेजम फील कर जाती है। तो जो प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन है जिसको हम शीघ्रपतन बोलते हैं, उसका मेन रीज़न होता है एक्साइटमेंट और डिफिकल्ट टू गेट कंट्रोल ओवर द सेक्सुअल पार्ट्स। लास्ट में जो आती है रिटार्डेड इजेक्यूलेशन, मतलब कि डिफिकल्टी इन गेटिंग प्रॉपर इजेक्यूलेशन आफ्टर इंसर्शन ऑफ द पेनिस, जिसके काफ़ी सारे रीज़न हो जाते हैं, जो वास्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है या फिर लोकल रीज़न होते हैं, कोई सर्जरी के दरमियान अगर कोई टेस्टिज और इजेक्यूलेटरी ड्रग्स में इंजरी हो गई जिसकी वजह से सीमेंट डिस्चार्ज में तकलीफ होती है। और लास्ट है मेडिसिन इंड्यूस रिटार्डेड इजेक्यूलेशन, कोई आपकी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन या फिर एंटी एंग्जाइटी और एंटी साइकोटिक मेडिकेशन चल रही है जिसकी वजह से वो इजेक्यूलेशन में तकलीफ होती है, उसको बोलते हैं रिटार्डेड इजेक्यूलेशन। लास्ट है डिफिकल्टी गेटिंग प्रॉपर ऑर्गेजम। ज़्यादातर हम जो सेक्स की जो तकलीफ होती है उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन, मास्टरबेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वो हमारी बेसिक नॉलेज और उसके हिसाब से हम उसको कैटेगराइज करते हैं। द मेन प्रॉब्लम इज़ द सेक्सुअल और द पोर्नोग्राफी एडिक्शन। मोस्टली 60 to 70% ऑफ द एडोलेसेंट में दे स्पेंड देयर टाइम इन द स्क्रीन टाइम, नियरली मोस्टली द 3 to 4 hours in the screen time. Within 3 to 4 hours, nearly 90 minutes, they mostly spend them regarding the pornography searching or any sexual activity searching or the dating app and then any pornography ad. तो मोस्टली द पोर्नोग्राफी जो होता है, जो पोर्नोग्राफी एडिक्शन होता है, सेक्सुअल एडिक्शन होता है, वो ज़्यादातर एडोलेसेंट वाले फेज को मिसगाइड करता है बिकॉज दे आर द एडिटिंग फेज। पोर्नोग्राफी फेज में वो देर आर द मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग द साइज ऑफ द पेनिस एंड द मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग द टाइमिंग ऑफ द इजेक्यूलेशन, तो जिसकी वजह से जो यंगस्टर्स होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं और प्रॉपर साइंटिफिकली नॉलेज के अभाव की वजह से वो धीरे धीरे सेल्फ क्रिटिसिज्म के भोग बनते हैं और उसका सेल्फ एस्टीम इतना लो हो जाता है कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस और सेक्सुअल एक्टिविटी रिलेटेड वो लोग डिप्रेशन, तनाव में और इतने हद तक कि उसको सुसाइड के विचार भी आने लगते हैं। तो पोर्नोग्राफी एडिक्शन की वजह से ज़्यादातर वो जो मिथ्स अबाउट द मास्टरबेशन होता है कि मास्टरबेशन एक जात का मिथ है, मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए। अगर हम मास्टरबेशन करेंगे तो हमारी जो शारीरिक क्षमता है, सेक्सुअल क्षमता है, आगे जाके कम होने लगती है, आगे जाके इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी या फिर फिजिकली फिटनेस के ऊपर भी असर करेगी। तो ये जो मास्टरबेशन रिलेटेड मिथ्स है जिसकी वजह से ज़्यादातर एडोलेसेंट फेस्ट वो सेक्सुअल डिस्फंक्शन के आगे जाके शिकार बनती है। लास्ट है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा मतलब बैड एक्सपीरियंस फ्रॉम द प्रीवियस पार्टनर और द बैड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द चाइल्डहुड हिस्ट्री।
ज़्यादातर nearly 20 to 30% of the people may have the child abuse or the child traumatic incidents or the sexual molestation history during the age of 7 to 12 years of the age. तो आपके बचपन में अगर कोई शारीरिक या फिर कोई भी चाइल्ड एब्यूज़ या फिर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सपोजर, अगर प्री मैच्योर सेक्सुअल एक्सपोजर होगा तो जिसकी वजह से जो नेगेटिव इमेज होती है जो सेक्सुअल पार्ट्स के प्रति या नॉर्मल सेक्सुअल फीलिंग के प्रति, वो मिसबिलीफ हो जाती है और आगे जाके आपको वो रूटीन काम में या फिर सेक्सुअल डिस्फंक्शन के रूप में वो आगे जाके बाहर आती है. तो व्हाट आर द योर रिलेशनशिप विथ योर प्रीवियर पार्टनर्स, हाउ द हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ योर प्रीवियर पार्टनर, विथ योर wife or with your girlfriend or with your living relationship partner, they may affect your sexual performance. So it is all about the male sexual disorder. और इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ज़्यादातर जो ओवर द काउंटर ड्रग्स होती है, जो सिल्डेनाफिल होती है, टाडानाफिल होती है, वायग्रास होती है, वेरियस काइंड ऑफ वाइब्रेटेड पंप्स आते हैं, वेरियस काइंड ऑफ पेनाइल इम्प्लांट्स आते हैं. इट इज़ ऑल अबाउट वी हैव टू डिपेंड्स ऑन द person to person, depend on the severity of the illness and depend on the comorbid factors. इसीलिए गवर्नमेंट ने वो बैन कर दिया कि ओवर द काउंटर जो यंगस्टर्स जो सिल्डेनाफिल और वायाग्रा का जो मिसयूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और सिस्टमिक साइड इफेक्ट होती है. जैसे कि वो गोली लेने के बाद अचानक सर भारी भारी होने लगे, आंखें लाल होने लगे, बॉडी क्रैम्प्स होने लगे, जॉइंट्स पेन होने लगे, तो वो दवाई की साइड इफेक्ट होती है. तो विदाउट प्रिस्क्राइब बाय द एनी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और द सेक्सुअल हेल्थ प्रोफेशनल, don't use the any sex supplements like the Shilajit, Ashwagandha or any Ayurvedic supplements which are mixed with the steroids and the other else. Second most common है कि various myths about the penile length related. ज़्यादातर स्टडी भी ऐसा बोलती है कि फीमेल्स आर मोर कंप्लाइंट रिगार्डिंग द पेनाइल लेंथ. इंडियन पेनाइल लेंथ मतलब मोस्ट कॉमनली 3.5 to 5 इंच इज सफिशिएंट इन टू गेट सेटिस्फाइड विथ योर पार्टनर. लेकिन जो पोर्नोग्राफी में दिखाते या फिर जो वेरियस साइट पे जो मिसगाइड करते हैं उसमें ज़्यादातर वो 6 इंच 7 इंच इज सफिशिएंट इन टू गेट सेटिस्फाइड योर पार्टनर. इट इज़ अ मिसकंसेप्शन एंड मोर मिथ रिगार्डिंग द पेनाइल साइज रिलेटेड मिसकंसेप्शन. तो वो स्टिग्मेटाइज की वजह से और फिक्स माइंडसेट की वजह से आगे जाके वो परफॉर्मेंस में तकलीफ होने लगती है. सो डोंट यूज़ एनी सेक्स सप्लीमेंट्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन. डोंट haphazardly use regarding the penile implant. Regarding the penile implant surgery have made drawbacks regarding the vascular problems or the the fat deposition problem. So don't consult with the self-medicator regarding the sexual supplement. If you have any queries or any problems regarding the sexual problem, you have to consult your nearby physician, mental health professional, sexologist or the urosologist. अभी हम बात करेंगे वेरियस काइंड ऑफ द फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर. Nearly 40% of the female have the sexual disorder regarding the vaginismus and the dyspareunia. Dyspareunia means the most commonly sexual disorder among the female is the dyspareunia. Is a pain during or related to sexual activity. मतलब pain during the sexual intercourse is called the dyspareunia. And vaginismus means the premature spasm of the private parts of the female vaginal organ. It is called the vaginismus. Mostly the 40% of the female may suffering from the dyspareunia vaginismus. ज़्यादा तो फीमेल्स जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें 3 स्टेजेज होती है. मोस्टली द डिज़ायर डिसऑर्डर मीन्स द हाइपोसेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर और द एनी हाइपर एक्टिव डिज़ायर डिसऑर्डर. Second most common is the pain related to private parts like the vaginismus and the dyspareunia. Third is the disorder regarding the climax and the orgasm. Means difficulty to achieve the proper orgasm or the satisfaction after the sexual activity of the intercourse. ज़्यादातर जो फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है उसके मुख्य कारण होता है कि लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, lack of supports or lack of family knowledge regarding the reproductive system and the menstrual hygiene and the menstrual health, and overuse and misinterpretation by the social media regarding the penile length related issue, penile size related issue, and the fear of complex and the phobia during the sexual activity, like a loss of the bleeding during the penile activity. You may get lots of pain during the penile activity. Or the last is the psychological trauma. It means
you have may exposure to the child abuse or the sexual molestation or the sexual abuse at the young age, at the childhood phase, it may get wrong interpretation of the sexual activity in the future aspect when you are adolescent phase or you are active in the reproductive age groups. लास्ट है द बैड एक्सपीरियंस फ्रॉम द प्रीवियस पार्टनर्स और द प्रीवियस रिलेशनशिप. अगर आपका पार्टनर्स की तरफ से और पास्ट और प्रीवियस रिलेशनशिप की वजह से अगर वो अच्छे से नहीं जा रहा है और सेक्सुअल एक्टिविटी वो मिस इंटरप्रेटेड हो रही है, अच्छे से नहीं गई है, तो इट कैन रिफ्लेक्ट इन द सेकंड जनरेशन और द सेकंड रिलेशनशिप. इट इज़ कॉल्ड द रिबाउंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स. तो मोस्टली द साइकोलॉजिकल कॉज मे कॉज द मोस्ट ऑफ द पार्ट इन द फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर. तो हम बात करेंगे कि उसके ट्रीटमेंट क्या है. मोस्टली द सेक्सुअल डिसऑर्डर है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस, एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन इम्बैलेंस. एस्ट्रोजन इज मोस्टली द ऑक्सीटोसिन इज द लव हार्मोन एंड एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल प्लेजर एक्टिविटी. ज़्यादातर हम पीरियड्स के टाइम या मेनोपोज के टाइम या फिर चाइल्ड पोस्टपार्टम पीरियड्स के बाद जो एस्ट्रोजन की ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से हम सेक्सुअल डिज़ायर पे अफेक्ट करने लगता है. मेनोपोजल वाला फेज़ होता है जिसमें आपके एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है और प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेनोपोजल सिंड्रोम की वजह से वो लोग ज़्यादातर वो मूड स्विंग्स में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी में जाते हैं या फिर विविध प्रकार के साइकोलॉजिकल इश्यू होता है जिसकी असर आपकी पर्सनल लाइफ और सेक्सुअल पे होती है. थर्ड मोस्ट कॉमन है पीसीओडी. आजकल हम देख रहे हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज इज़ वेरी मच कॉमन इन द यंग एज बिटवीन द 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स ऑफ द एज. During the reproductive phase. Polycystic ovarian disease is the group of a disorder in which you get the disturbance in the menstrual cycle, मतलब irregular menstrual periods along with the psychological problem. Yeah, you get the mood swings, cranky mood, low mood, lack of interest in all the pleasurable activity, easily distractible, lack of appetite and insomnia, and up to that extent we can go for the suicidal ideation and the suicidal thought process. It is called the PCOD along with the metabolic syndrome. तो जो PMDD होता है पेरी मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, मीन्स के 5 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर द मेंस्ट्रुअल पीरियड यू गेट द वेरियस काइंड ऑफ द फिजिकल क्रैम्प्स एंड ऑल्सो द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. तो इट इज़ वेरी मच कॉमन इन द यंग लेडी और द reproductive age. Apart from the treatment part, mostly the treatment regarding the sexual disorder, the couple therapy must be there. Couple therapy, mostly the knowledge regarding the proper sexual interaction, knowledge regarding the reproductive activity, proper knowledge regarding the how to spend time during the foreplay. We have to identify what is the G spot, P spot and the A spot, and what are the censored focus, मतलब what are the trigger or the erotic zones in our partner. So during the foreplay we can apply such kind of the psychological activity in which we can achieve the proper climax and the proper organism. If you are suffering from some kind like the dryness of the vagina or any pain during the physical intercourse and any muscle spasm related intercourse, so various lubricating gels like the estrogen supplements and the lubricating gels and are also available for the easy movement during the sexual activity. And various activities like the Kegels exercise, 5 or 10 minutes of the Kegel exercise, like the pelvic floor exercise, will help in the couple to achieve the proper sexual activity in the satisfactory method. So psychological supports and the pharmacological supports along with the some exercise like the Master and Johnson activity for the premature ejaculation or some foreplay activity and some pelvic floor exercise like the Kegels exercise, which may emphasize mostly regarding the sexual activity disorder. So this is all about the male and the female sexual disorder.